हम लोग जो है पिछले क्लास में एक क्वेश्चन किए थे, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस में 1, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन किए थे स्क्वायर वाला कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में मौजूद होगा, इसी के बारे में बात किए थे। तो उसमें हम लोग इसको डायरेक्ट 3 जो यहाँ पर नज़र आ रहा है फॉर्म में दिया हुआ 3m 3m प्लस में 1, तो डायरेक्ट इसको देख करके हम लोग ये तय नहीं किए थे कि डिवाइजर यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। क्या डिवाइजर 3 होगा, बात सही है, लेकिन इसको देख करके ये तय नहीं किए थे क्योंकि स्क्वायर की बातें हो रही है। स्क्वायर से पहले जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट जो फॉर्म होता था, स्क्वायर से पहले जो क्वेश्चन था उसमें दिया रहता था 3m या फिर 3m प्लस में 1 दिया रहेगा, या 3m प्लस में 2 दिया रहेगा, या फिर 2m दिया रहेगा, या फिर 2m प्लस में 1 दिया रहेगा, या 4m दिया रहेगा, या 4m प्लस में 1 दिया रहेगा। तो स्क्वायर से पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट इसी को देख करके हम मान लेते थे कि यही हमारा डिवाइजर होगा, 4 डिवाइजर होगा, इसमें 2 डिवाइजर होगा, इसमें 3 डिवाइजर होगा। स्क्वायर से पहले वाले क्वेश्चन में अगर स्क्वायर नहीं है तो उसमें डायरेक्ट हम मान सकते हैं कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 3m इस फॉर्म में है, 3m प्लस में 1 3m प्लस में 2 इस फॉर्म में है, एक यूनिक फॉर्म में नजर आ रहा है। तो इसीलिए हम इसको देख कर डायरेक्ट पता कर सकते थे कि यही हमारा डिवाइजर हो रहा है। लेकिन अगर स्क्वायर वाला बात हो जाए, स्क्वायर से पहले में इसमें कर सकते हैं, लेकिन जब स्क्वायर वाला बात हो जाए या डिवाइड या फिर क्यूब वाला बात हो जाए तो वहां पर इसको देख करके हम डिवाइजर तय नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? हम पता करेंगे कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर करने के बाद से 3 उसमें से कॉमन लिया जा सके। ये जो 3 यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर 3 यहाँ पर नजर आ रहा है, ये m के साथ मल्टीप्लाई में 3 नजर आ रहा है। इसके बारे में सोचेंगे कि ऐसा पॉजिटिव नंबर आपको ढूंढना है, पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है जो पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करने के बाद, चूंकि स्क्वायर के बारे में बात है तो स्क्वायर के बारे में बात है, तो इस ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमको सोचना है जिसका स्क्वायर करने के बाद से उसमें से हम 3 को कॉमन ले सकें। तो वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर 3 ही था, इसीलिए हमने डिवाइजर 3 ले लिया। जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर करने के बाद से 9 आया और 9 में से 3 को कॉमन ले सकते हैं हम, इसको देख करके पता लगा कि 3 को ही कॉमन लेना है, 3 मल्टीप्लाई में है तो इसको देख करके पता लगा 3 को कॉमन लेना है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर 3 है, इसलिए डिवाइजर हम 3 ले लिया। उसी तरह इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब वाला, बोल रहा है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस में 1 9m प्लस में 8 फॉर सम इंटीजर। तो क्या यहाँ पर जो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस तरह के फॉर्म में है, तो क्या 9 को देख करके हम डिवाइजर तय कर लेंगे कि डिवाइजर हमारा 9 होगा? नहीं, 9 को देख करके हम तय नहीं करेंगे कि यहाँ पर डिवाइजर 9 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यूब के बारे में बात हो रहा है। अगर यहाँ क्यूब या स्क्वायर नहीं रहता तो डायरेक्ट 9 डिवाइजर हो जाता, लेकिन यहाँ पर 9 जो है बात हो रहा है क्यूब का, तो 9 डिवाइजर नहीं होगा। डिवाइजर क्या होगा? हम सोचेंगे कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसका क्यूब करने के बाद से हमको 9 इसमें से कॉमन ले सके, जो क्यूब उसका बने उसमें से 9 कॉमन ले सके, तो वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर 3 ही है ना। 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, उस 27 में से हम 9 को आसानी से कॉमन ले सकते हैं। इसको देखकर पता किए कि 9 को ही कॉमन लेना है, तो हमारा डिवाइजर क्या होगा? डिवाइजर हमारा 3 हो जाएगा। डिवाइजर क्या होगा जी? हमारा डिवाइजर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए सिर्फ बात किए हैं हम, और इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बात किए हैं। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइजर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइजर हमारा 3 हो जाएगा। और इससे पहले जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे, मानेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जो हम लोग पिछले प्रॉब्लम में इस्तेमाल करते आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड 3 डिवाइड्स, डिवाइजर चूंकि 3 यहां पर आया था उसी को हम बोल रहे हैं 3 डिवाइड्स ए सच दैट, है ना, 3 ए को डिवाइड कर रहा है टू गिव कोसेंट। यहां पर कोसेंट जो है हम लोग पिछले क्लास में स्क्वायर में भी कोसेंट को क्यू माने थे, है ना, क्योंकि हमको एम के फॉर्म में इसको चेंज करना है, इसीलिए कोसेंट क्यू एंड रिमाइंडर इक्वल टू में आर, ठीक है। तो हमारे पास जो ए नंबर है जिसको 3 डिवाइड कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स
डिवीजन लेमा हम कह सकते हैं कि a जिसको 3 डिवाइड कर रहा है उसको a को लिख सकते हैं क्या चीज 3q प्लस में r, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर q हमने लिया है, माना है, ठीक है। जहां पर ये r जो है ये कोई इंटीजर ही है, ठीक है, r बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये जो साइन है ना ये बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू मतलब इसके साथ ये इंटीजर्स में से r है, ठीक है। ये नया होगा आपके लिए, खैर। तो अब यहाँ पे बात हो गया कि a इक्वल टू 3q प्लस आर, तो r जो है हमको पता है कि r का कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा जी, तो r हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और इक्वल टू ग्रेटर देन होता है 0 से, ठीक है। ये तो हम काम करते आ रहे हैं। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो r का वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो सकता है जी, तो r का वैल्यू 0 के बराबर है तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 छोटा है। अब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो है दिया हुआ a इक्वल टू 3q प्लस आर, इसका क्यूब के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर हमने माना भी है एक पॉजिटिव इंटीजर और ये बोल भी रहा है कि सो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो इस फॉर्म में मौजूद होगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर ये हमारे पास आ गया 3q प्लस में आर। अब इसका क्यूब के बारे में हमको सोचना है, तो अगर हम a का क्यूब करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, इसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं r इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। तो अगर हम बोले आपसे कि ये a प्लस बी का होल क्यूब है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको a प्लस बी का होल क्यूब में हम तोड़ सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं a का क्यूब इक्वल टू में a का क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला लिखवाया गया 9th में ही, आप वहाँ से देख के पता कर सकते हैं। तो a क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 3 9 3 27 का क्यूब प्लस में r का क्यूब, ठीक है, प्लस में इंटू ए बी है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab है ना जी, प्लस 3ab। तो 3 इंटू में a की जगह पर 3q इंटू में b की जगह पर r, 3ab इंटू a प्लस b यानी कि 3q प्लस में r, ठीक है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab है ना इंटू में a प्लस b। ये जो है a प्लस b का होल क्यूब पर तोड़ दिया गया, a क्यूब इक्वल टू में इसको थोड़ा सजा दिया जाए प्लस में r का क्यूब प्लस में 3 3 जा 9 QR, ठीक है, 3 3 जा 9 QR और यहाँ पर 3q प्लस में r, ठीक है क्या, यहाँ पर ऐसे हो गया। उसके बाद से ये a क्यूब इक्वल टू में 27 क्यूब प्लस r का क्यूब इक्वल टू में जब इसको अंदर हम डालेंगे तो 3 9 जा 27, यहाँ पर q का स्क्वायर हो जाएगा जी, ठीक है, q का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर और r हो जाएगा प्लस में। उसके बाद से इसको जब और अंदर डालेंगे तो क्या होगा ये 9q r का स्क्वायर, ठीक है, 9q r का स्क्वायर। ये हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये a क्यूब जो यहाँ पर डाला गया यहाँ पर है ना, a क्यूब हमने इतना निकाला, हमारे पास a क्यूब का इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम कि इसमें एक बार r इक्वल टू 0 डाल के चेक करेंगे क्या आता है, फिर एक बार r इक्वल टू 1 डाल के चेक करेंगे इसमें क्या आता है, फिर एक बार r इक्वल टू 2 डाल के इसमें चेक करेंगे क्या आता है, फिर उसके हिसाब से हम सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको अंदर डाल देगा 9 3 27 q स्क्वायर r और फिर ये 9q r का स्क्वायर, ठीक है। तो अब करें, अब इसमें क्या करेंगे, इफ़ यहाँ बोलेंगे r इक्वल टू 0, अगर r 0 के बराबर हो जाए तो a क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो a क्यूब इक्वल टू जहाँ जहाँ r है वो सब पार्ट 0 हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ये बचेगा 27 क्यूब का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर ये बात हुआ। तो अब देख रहे हैं क्या कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब इक्वल टू में 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब, नजर आ रहा है क्या, यहाँ पर 9 इसमें से कॉमन ले लिए और 3 की क्यूब कर दिए, और हम बोल सकते हैं कि a का क्यूब इक्वल टू में 9 इंटू में m, ठीक है, जहाँ पर m इक्वल टू में 3 क्यूब का क्यूब, ठीक है क्या। यहाँ पर हमने क्या किया, ये 3 क्यूब का क्यूब को हमने मान लिया m, ठीक है, और इसके जगह पर m डाल दिया, तो पता क्या चला, a का क्यूब हमारे पास आ गया कितना 9m। और यही बोल रहा था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं कि आपका जो
कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसका क्यूब इस फॉर्म में होगा, तो एक तो हम लोग निकाल लिए कि 9m के फॉर्म में होगा, फिर हम डालेंगे 1 और फिर इसमें चेक करेंगे क्या होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं हम। इसको हमने मिटा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से इसको कर देते हैं। a का क्यूब इक्वल टू में, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 27 का क्यूब प्लस में ये r का क्यूब प्लस 3ab 3 3 जा 9 क्यूब r, ठीक है, इंटू a प्लस b यानी 3 क्यूब प्लस में r, ठीक है। इसको मिटा दिए इसलिए इसको दोबारा लिखना पड़ा हमको, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 27 क्यूब का क्यूब प्लस में r का क्यूब प्लस में इसको अंदर डालेंगे तो 9 3 जा 27 और क्यूब का पावर 3 इंटू में r प्लस में 9 क्यूब और r का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको r इक्वल टू क्या करना है 1 पुट करना है। इफ r इक्वल टू 1, अगर r 1 हो जाए तो a का क्यूब क्या बनेगा, a का क्यूब बनेगा जहां जहां r है वहां 1 हो जाएगा, तो इसमें तो r नहीं, इसको ऐसे उतार देते हैं, प्लस में 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस यहाँ पर r इक्वल टू 1 डालेंगे तो 27 क्यू के पावर में 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 क्यू हो जाएगा, r का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। हमारे पास ये आया हुआ है, तो a का क्यूब इक्वल टू में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे देखा जाए, यहाँ पर ये 27 क्यूब है, ठीक है, और यहाँ भी 27 क्यूब का पावर 3 आया है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 54 क्यूब हो जाएगा, और प्लस में ये देखिए ये 9 क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि हमको लाना है 9m प्लस में 1, तो इसी को देख करके यहाँ पर हमको सेट करना है। तो क्या करेंगे हम, क्या करते हैं इन दोनों में से 9 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों में से 9 कॉमन लेते हैं। 9 को जब कॉमन लेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 9 6 जा 54, ठीक है, के पावर 3 और प्लस में ये 1 हो जाएगा और प्लस में 1, यानी हम सिर्फ इसमें से कॉमन इसको नहीं लिए। और बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पर 9 और इसके बदले में हम m लिख देंगे, ठीक है। क्या यहाँ लिखते हैं इसको, हम बोलेंगे कि 9 इंटू में m और इसके बदले में हम बोल रहे हैं m लिख रहे हैं, ठीक है, और प्लस में 1, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे हम कि 6 का, इसको यहाँ लिखते हैं हम 6 का क्यूब के पावर 3 प्लस में 1 इक्वल टू में m, हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो बनेगा वो 9m प्लस में 1 बनेगा, और ये किसका वैल्यू था a का क्यूब का था, है ना, किसका वैल्यू था जी a का क्यूब का था, तो a का क्यूब इक्वल टू में हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यानी कि हम लोग देखे क्या जो कह रहा था क्वेश्चन कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m के फॉर्म में होगा या 9m प्लस में 1 का फॉर्म में होगा, ठीक है। ये काम तो हम लोग करते आ रहे हैं कि कैसे इसको सेट करना है। ये अब ये जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्यूब एक इंटीजर है, क्यू जो यहाँ पर माना गया वो खुद एक इंटीजर है, तो इंटीजर का क्यूब जब करेंगे वो भी इंटीजर होगा, यानी क्यू इंटीजर का को पावर चढ़ा देंगे तो इंटीजर होगा, उसमें 6 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ें तो भी इंटीजर होगा। तो ये इंटीजर को हमने कोई m मान लिया, आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, अगर यहाँ पर m दिया हुआ तो m माने, अगर n देता तो n मानते, ठीक है, जो भी दिया था वही हम मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं हम, अब जो है हमको 2 डाल के चेक करना है, ठीक है। तो अगर हम 2 डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। अब क्या करते हैं यहाँ पर इफ लिख रहे हैं कि r इक्वल टू 2, अगर r का वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए, तो r इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो a का क्यूब इक्वल टू में, इसमें तो r है नहीं तो ये 27 क्यूब के पर क्यूब हो जाएगा, और r जब 2 होगा तो 2 2 जब 4 2 जब 8 ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें जब 2 होगा ये तो ये हो जाएगा 54 जी, ठीक है, और ये क्यूब हो जाएगा, प्लस में इसमें जब 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसमें 2 होगा तो 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, ठीक है, और ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हमने इसमें देखा तो r था ही नहीं, इसमें r था तो 2 के पावर में 3 यानी 8 हो गया, और यहाँ पर r है 2, तो 2 को जब हम 27 से मल्टीप्लाई किए तो 54 लिख दिए, क्यूब तो आया ही। अब यहाँ पर 2 तो आया था 2 का स्क्वायर, अब 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 9 जा 36, ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इस a का क्यूब इक्वल टू में ये देखा जाए, ये 27 है, ये 54 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी आपको 4 7 11, ठीक है, हाथ में 1 5 2 7 1 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 81,
और इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ दिए क्योंकि ये एक जैसा था, है ना, और प्लस में ये 36 का क्यूब ले लिए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद से प्लस में हमने 8 ले लिया। अब क्या करेंगे कि इसमें से हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इस फॉर्म में आ चुका है, +8 में आ चुका है ना जी। अब इसमें से हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, तो इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो देख रहे हैं दोनों में 9 कॉमन है। तो अगर हम 9 कॉमन लेना चाहते हैं तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 9 जा 81, उसके बाद से ये क्यूब हो जाएगा, प्लस 9 4 जा 36 और ये क्यूब हो जाएगा, प्लस में ये 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या पता क्या चला, ये जो चीज़ है इसको हम m मान लेते हैं। ठीक है, लेट करके 9 क्यूब प्लस में 4 क्यूब इक्वल टू में हमने m मान लिया, तो ये a के पावर में 3 यानी कि a का क्यूब इक्वल टू 9m प्लस में 8 ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, क्या तो हमने देखा ये कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जब क्यूब करेंगे तो या तो वो 9m में आएगा जो पीछे प्रूव कर चुके, या फिर या तो 9m प्लस में 1 में आएगा, पीछे प्रूव कर दिए, और अभी जो है 9 प्लस में 8 में आया है। तो ये तरीका है, प्रोसेस है इसको प्रूफ करने का। ठीक है, हम लोग देखें इसमें शुरुआत से, फिर एक बार बता देते हैं कि अगर स्क्वायर हो या क्यूब हो तो जो दिया रहेगा यहाँ पर कोफिशिएंट या m का कोफिशिएंट दिया रहेगा, यानी m से मल्टीप्लाई रहेगा जिस फॉर्म में, उसको देख करके हम डायरेक्ट ये नहीं कर देंगे कि वही हमारा डिवाइजर होगा, वही उसको डिवाइड कर रहा है, बल्कि चेक करेंगे कि किसका क्यूब जो है जिसमें से 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 ही था जिसका क्यूब जो है 27 आया था, 27 में से 9 कॉमन ले लिए थे। ठीक है, तो हमने तय कर लिया कि 3 ही है वो नंबर जिसके क्यूब में से 9 कॉमन ले सकता है, तो 3 को हमने मान लिया कि वो 3 हमारा डिवाइजर है। 3 जो है a को डिवाइड कर रहा है जिससे कि क्वेश्चन की और r मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद से ये काम तो हम लोग करते ही आ रहे हैं। ठीक है, ये है, इसके बाद से r यहाँ से यहाँ होगा। उसके बाद चूँकि क्यूब के बारे में बात हो रहा है तो क्यूब जो है हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके पावर चढ़ा दिया 3 और इसको हम लोग तोड़ दिए आगे a प्लस बी का होल क्यूब पर। तोड़ने के बाद से हमने r एक बार 0 पुट का चेक किया, फिर r इक्वल टू 1 पुट का चेक किया, फिर r इक्वल टू 2 पुट का चेक किया, और सेट करने के बाद से हम लोग देखा कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं हम। आगे एक क्वेश्चन और है, देखा जाए। आगे एक और क्वेश्चन है, उसको देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट वन एंड ओनली वन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम अब करा रहे हैं वो हो सकता है एनसीईआरटी में मिल जाए, एनसीईआरटी से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, उसको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। n+2 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या इसमें कह रहा है कि आपको क्या करना है कि शो करना है कि वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, ये n प्लस में 1 और n प्लस में 2 इज डिवाइडेड बाय 3, इसमें से ये n और n प्लस में 1 और n प्लस में 2 का कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा जी, जहां पर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, यानी कि n में n और n प्लस में 1 n प्लस 2 में से 3 से जो डिविजिबल होगा, इसका कोई एक होगा, इसका कोई एक होगा, इसका भी कोई एक, पूरा नहीं होगा। ठीक है, जो 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर तय ये बात हो गया कि 3 से डिविजिबल मतलब 3 डिवाइजर है, 3 ही जो है इसको डिवाइड कर रहा है ना। और तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पर n के बारे में बात हुआ है तो हम मान लेंगे कि लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर जब सोल्यूशन हम जब देंगे तो कहेंगे लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर जिसको 3 डिवाइड कर रहा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिविजिबल बाय 3, इसमें से तीनों में से उसका एक नंबर ही कोई 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्या डिवाइजर होगा, यहाँ पर दे ही दिया है। तो लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, n दिया ही हुआ है कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें ये चीज बात हो रहा है। तो n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 3 डिवाइड्स n। ठीक है, 3 जो है n को डिवाइड कर रहा है टू गिव
क्वोशेंट इक्वल टू क्यू एंड रिमाइंडर इक्वल टू आर। ठीक है, तो जो एन जो है एक नंबर है जिसको 3 डिवाइड कर रहा है, तो उस एन को क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस में आर लिख सकते हैं ना जी, है ना। यहाँ पर क्वोशेंट हमने q माना है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम q रखेंगे और रिमाइंडर r माना है। ठीक है, वेयर r जो होगा वो r का वैल्यू इसको देख करके हम तय कर लेते हैं। जब 3 से डिवाइजर है तो छोटा होगा 3 से, ठीक है, 3 से छोटा होगा लेकिन बड़ा होगा 0 और बराबर होगा 0 के, ये बात तय हो गया। तब यहाँ से पता लगा कि जो r का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा, तो r का वैल्यू होगा 0, 1 और 2, 3 तो होने वाला नहीं है, ये होगा। अब क्या है कि यहाँ पर हम अगर देखेंगे कि n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो n का जो वैल्यू होगा वो n का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3q मिलेगा। अगर हम n के r इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे यहाँ पर 3q प्लस में 1 मिलेगा, n का वैल्यू मिलेगा ना भाई, 3q प्लस में 1 मिलेगा। वही अगर n के r के जगह पर 2 रखेंगे हम, 3q प्लस में 2 मिलेगा, n का वैल्यू 3q प्लस में 2 मिलेगा। अब बात यह है कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शो करना है आपको कि वन एंड ओनली वन आउट ऑफ इसमें से, ये n प्लस में 1 है ना, n और n प्लस में 1, n प्लस में 1, ठीक है, या n प्लस में 2, ये तीनों में से कोई एक ही होगा। ये तीनों में से नहीं बल्कि तीनों का जो भी निकल के आएगा उसमें से कोई एक होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर हम n रखते हैं यहाँ पर तो n रखेंगे तो 3q ही मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ के बारे में बात करें n प्लस में 1 है तो क्या होगा, 3q प्लस में 1 हो जाएगा। n का जगह पर रखें ना 3q प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन वही यहाँ पर अगर बात करेंगे तो n के जगह पर अगर 3q रखेंगे, चूंकि n इक्वल 3q है तो यहाँ पर 3q और प्लस में 2 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या। और फिर आगे चलते हैं हम, अब इसके बारे में ये इसको देख कर बात कर रहे हैं, तो अगर n इक्वल 3q प्लस में 1 है तो n यहाँ पर है ही, तो जैसे है वैसे ही उतर जाएगा, 3q प्लस में 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बारे में बात करेंगे, n प्लस में 1 है यानी n का वैल्यू इतना दिया हुआ है, 3q प्लस में 1 ऑलरेडी दिया हुआ है और इसमें 1 और जोड़ना है, n का जगह पर हम रखें 3q प्लस में 1 और प्लस 1 इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 3q प्लस में 2। बात समझ में आया क्या। उसी तरह अगर हम बात करें इसमें, इसको देख करके है ना, n के जगह पर रखना है 3q प्लस में 2, तो सॉरी 3q प्लस में 1 रखना है, n के जगह पर 3q प्लस में 1 रखना है, तो n के जगह पर हम 3q प्लस में 1 रख दिए n के जगह पर। ठीक है, ये चीज तो इसका है भाई, इसको देख कर कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हम बात कर रहे हैं इसको देख करके इसका, ठीक है, इसका देख करके हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बोले कि n इक्वल टू 3q प्लस में 1 यहाँ पर दिया हुआ, तो n के जगह 3q प्लस 1 रख दिया और प्लस में ऑलरेडी 2 है, तो ये 3q प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करेंगे इसके लिए, तो n ऑलरेडी यहाँ पर है और n का वैल्यू ही उतना दिया हुआ है, तो ये 3q प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको वैसे कर देते हैं, 3q प्लस में 2 हो जाएगा। ये समझाने के लिए हम लाइनिंग कर रहे हैं, बस आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक, अगर ऐसे कर देते हैं एग्जाम में तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3q प्लस में 2, ठीक है, तो n के जगह 3q प्लस 2 हो गया। उसके बाद से अगर हम कहें कि यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो n के जगह पर दिया हुआ है 3q, यहाँ पर n के जगह पर दिया 3q प्लस में 2 दिया ना, n यहाँ पर दिया हुआ है, तो n के जगह पर हम 3q प्लस में 2 रखेंगे और प्लस है तो प्लस और 1 है तो 1। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 3q प्लस में 3 बनेगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम बोले यहाँ पर n के जगह पर हमको 3q प्लस में 2 रखना ही है, 3q प्लस में 2 रखना है और प्लस यहाँ पर ऑलरेडी है और 2 यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा, 3q प्लस में 4 हो जाएगा। अब हम आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा था कि इसमें इसका जो आया इतना आया भाई, इसका जो आया इतना आया, नजर आ रहा है क्या, इसका जो आया इतना आया, 3 आया, इसका भी आया इतना आया, तो इसका भी क्वेश्चन बोल रहा है कि n का कोई एक ही होगा, 1 आउट ऑफ n, यानी n में से कोई एक ही होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई, तो इसमें थोड़ा चेक कीजिएगा कौन है जो 3 से डिविजिबल है, जिसमें 3 कॉमन ले सकते हैं वही ना 3 से डिविजिबल होगा है। तो देख रहे हैं क्या, इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इसमें 3 है। अगर यहाँ पर 3q प्लस में 3 रहता, 3q प्लस में 3 रहता तो इसमें से 3 कॉमन ले लेते, तो 3 कॉमन लेता तो 3q प्लस में 1 आता ना, लेकिन यहाँ पर 3q प्लस में 1 है, इसलिए हम इसमें से ये 3q प्लस में 1 3 से डिविजिबल नहीं है। इसमें से भी 3 कॉमन नहीं ले सकते, ये भी नहीं है, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं भाई। देख लीजिए 3 इंटू में q,
ले सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना जी, 3 इंटू में q लिख सकते हैं, तो इसमें से 3 डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये इसको हम कह सकते हैं, देखिए n में से कोई एक ही मिला और n+1 में से भी कोई एक ही मिलेगा, ये 3 के प्लस में 1 नहीं हो सकता है, नहीं कॉमन ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं, इसमें से ले सकते हैं। देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, q प्लस में 1 बनेगा, तो ये डिविजिबल है। तो देखिए इसमें से एक मिला, इसमें से भी एक मिला, अब इसमें चेक करते हैं, ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 3 कॉमन नहीं ले सकते, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को जब कॉमन नहीं है तो q प्लस में 1 हमको मिला, ठीक है, तो इसलिए ये हो सकता है 3 से डिविजिबल, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 है और 6 रहता तो हो जाता, क्योंकि 6 और यहाँ पर 3 है तो 6 में 3 कॉमन ले सकते थे, लेकिन इसमें से ये 4 है तो 3 कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए डिविजिबल नहीं है। पता क्या चला, पता ये चला कि इसमें से n में से भी एक ही जो है 3 से डिविजिबल है और इसमें से भी एक ही 3 से डिविजिबल है और इसमें से भी एक ही 3 से डिविजिबल है, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है क्या, इस तरह से बुक में दिया नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास इसका सॉल्यूशन, है ना, कि कोई अगर पूछता है कि 3 से डिविजिबल होगा इसमें से कोई एक, तो इसका मीनिंग ये हुआ, हम एक एक करके चेक करेंगे कि क्या इसमें से एक हो रहा है, तो कहेंगे यस, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए, तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है शो डेट, क्वेश्चन कह रहा है कि शो डेट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n, बोला आउट ऑफ n, कॉमा n प्लस में 2, कॉमा n प्लस में 4 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। वैसे ही बात है ये भी, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, बता रहा है कि कोई n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, उस n के लिए, है ना, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया, जिस उस पॉजिटिव इंटीजर के लिए 3 से ये तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूशन बोले यहां पर, तो एक लाइन तो वो पिछले जो चल रहा है लिखना ही पड़ेगा, है ना, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए n पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, ठीक है, हाँ पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हमने ले लिया, ठीक है, उससे पिछले हम a मान रहे थे, तो उसमें a था, यहाँ पर जो है a मानना जरूरी था, वहां पर यहाँ पर n मानना जरूरी है क्योंकि n दिया हुआ है, ठीक है, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 3 यहाँ पर दे दिया है डिविजिबल बाय 3, यानी 3 ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 3 डिवाइड्स n to give quotient equal to q and remainder equal to r, ठीक है, ये तो लाइन लिखते आ रहे हैं। तो इससे पता ये चला कि n को 3 डिवाइड कर रहा है, तो n को हम लिख सकते हैं, जिसको डिवाइड करता है उसको लिख सकते हैं क्या, 3q प्लस में r, ठीक है। जब 3q प्लस में r लिख दिए तो हमको पता लग गया कि r का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो 3 से डिवाइड होता है, जिससे डिवाइड होता है छोटा होगा, है ना, और 0 से बड़ा और बराबर भी होगा, ठीक है क्या, ये कॉमा है। तो हमको पता लगा कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा लेना है, अगर इक्वल टू रहता 3 भी ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, तो ये हमारे बात हो गया, ठीक है। इसको 11th क्लास में आपको अगर आप जाइएगा तो पता लगेगा, इसको डिनोट करते हैं, अब अगर इक्वल टू रहेगा तो इसको डिनोट करते हैं क्या चीज, हम बड़ा ब्रैकेट से, ठीक है, लिखेंगे 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है, ये हमारा हो गया क्लोज ब्रैकेट और ये हो गया ओपन ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, नहीं तो इसको ये हो गया आपको क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर के और 3 को ये रहा ओपन ब्रैकेट, इस ऐसे डिनोट करते हैं 11th क्लास में, आपको वहां पर जाइएगा तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो उतना हमको अभी नहीं देखना है, ठीक है, हम ये लिख देंगे, ये काफी है हमारे लिए। इसका मीनिंग होता है 0 से लेकर 3 तक, 3 नहीं रहेगा, है ना, इसका भी मतलब होता है अगर ऐसा लिखा रहे 0 से लेकर के 3 तक क्लोज ब्रैकेट में, तो इसका मतलब 0 को भी लेना होता है और 3 को भी लेना होता है, जो दोनों ही क्लोज है, ठीक है, ये सब 11th क्लास में सीखना है। खैर आगे हम चलते हैं, तो 0 से लेकर के 2 तक यहां पर होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहां पर कि यहां पर हम क्या करेंगे कि n और n+2 और n+4 डिविजिबल बाय 3 के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पर 0 n इक्वल टू r इक्वल टू 0 डाल करके n का वैल्यू चेक करेंगे क्या क्या आ रहा है, जैसे कि पिछले क्लास में किए थे। तो n इक्वल टू यहां पर हम अगर हम बोलेंगे इफ
r इक्वल टू 0, अगर r 0 हो जाए तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 3q हो जाएगा। बात सही है ना, r इक्वल 0 डालेंगे तो हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इफ, है ना, अगर बोले इफ r इक्वल टू 1, ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3q प्लस में r इक्वल टू 1 डालेंगे, 3q प्लस में 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर कहेंगे इफ r इक्वल टू 2, चूंकि 2 जो आएगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बारे में बात हो गया। अब चलते हैं आगे। अब क्या है कि हमको देखना है इसमें से, तो हमको ऊपर लिखना पड़ेगा n यहां पर, और उसके बाद से n प्लस में 2 और फिर आगे n प्लस में 4। तो अगर हम बोले कि यहां पर n इक्वल टू 3q दिया हुआ है, तो ये 3q जैसे कि जैसे वैसे उतर जाएगा। यहां पर 3q लिख सकते हैं हम, क्योंकि n इक्वल टू 3q है, यहां पर n ही है। ठीक है, तो हम कह देंगे ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये उसके बाद से हम क्या करते हैं, n प्लस 2 है तो 3q प्लस 2 हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3q प्लस में 4 हो जाएगा। ज्यादा आप समझा नहीं रहे, पिछले क्वेश्चन को देखकर समझ जाइएगा। उसी तरह अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर n 3q प्लस में 1 है n का वैल्यू, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3q प्लस में 1 हो जाएगा, जैसे n यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3q और प्लस में 1 तो है ही, n के जगह पर रखेंगे, ये प्लस में 2 है तो प्लस में 2 कर दे रहे हैं। उसी तरह तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 3q प्लस में 3 बन जाएगा यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर 3q है ना, n के जगह पर 3q प्लस में 1 रखना है, 1 रख देते हैं, और प्लस में 4 है तो प्लस में 4 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3q प्लस में 6 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको n के जगह पर 3q प्लस में 2 है तो 3q प्लस में 2 कर देते हैं, क्योंकि n यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह n प्लस में 2 है तो ये 3q प्लस में 2 तो है ही, और ऑलरेडी प्लस 2 इसमें दिया हुआ है तो प्लस 2 लिख देते हैं, तो ये 3q प्लस में 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या है, n के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस में 2, n के जगह पर 3q प्लस में 2 लिख देते हैं, और प्लस में 4 है, क्योंकि n के जगह पर इतना है तो इतना तो रख दिए, और प्लस में 4 है तो प्लस में 4 लिख दिए, तो ये हो जाएगा 3q प्लस में 6। पता क्या चला इसमें, देखिए आप अब इसको देख लेते हैं कि कौन जो है 3 से डिविजिबल है, जिसमें 3 कॉमन आ जाएगा वो 3 से डिविजिबल है, जिसमें 3 कॉमन नहीं आएगा वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे पूछते हैं कि किसमें जो है 3 कॉमन आ जा रहा है, तो देखिए इसमें 3 कॉमन आ जा रहा है जी, 3 इंटू में q, ये डिविजिबल है। इसमें 3 कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें 3 कॉमन नहीं आ रहा है, देखिए इसमें 1 आया ना जी। उसी तरह इसमें 3 कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ जा रहा है, देख लीजिए 3 को कॉमन लेंगे तो q प्लस में 1 होगा, ये होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। ये 3 को कॉमन ले जाए तो q प्लस में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें 2 बार आ गया क्या जी, है ना, ये 5 है, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, है ना, तो ये नहीं होगा। उसी तरह इसमें हो जाएगा, तो ये 3 जब कॉमन लेंगे तो q प्लस में 2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ मिस्टेक हुआ था, 1 लिखा था, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो पता क्या, इसमें भी 1 है, इसमें भी एक ही होने वाला है जो है 3 से डिविजिबल, इसमें भी 1 से एक ही 3 से डिविजिबल होने वाला है, इसमें 3 से 1 भी डिविजिबल होना है। तो ये उसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लास्ट में लिख सकते हैं हेंस में, यहाँ पर हेंस में लिख सकते हैं, हेंस कह सकते हैं कि क्वेश्चन कर रहे थे, सो डेट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ इतना इतना इतना, कह सकते हैं हेंस से 1 एंड 1 ओनली आउट ऑफ n प्लस में 2 n प्लस में 4 इज डिविजिबल बाय 3। ये लिख दीजिएगा एक लाइन, है ना, ताकि पता लग जाए। इसको देखा करके फ्रॉम अबव, ऐसे भी लिखते हैं फ्रॉम अबव सॉल्यूशन, है ना, फ्रॉम अबव सॉल्यूशन हम कह सकते हैं कि हेंस 1 एंड ओनली 1, इसको दिखाते हुए कह सकते हैं हेंस 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ इतना 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 में से 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हो गया। इसको सोल्यूशन से शायद आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। ऐसा बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसको जो है बनाया गया है। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हुआ है, समझ में आने वाला है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, इसको रिमेंबर कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। ठीक है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको फील करने की जरूरत है कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, है ना। क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ n इज एन odd integer, then show that n square minus 1 is divisible by 8। ठीक है क्या,
इसमें बोल रहा है कि इफ n इज एन ऑड इंटीजर, अगर n जो है ऑड इंटीजर हो जाए तो आपको बताना है, शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, अगर ऑड इंटीजर हो जाए तो हमको बताना ये है कि वो जो है 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए जी, आपको हम बता दें कि जो ऑड इंटीजर्स है उसका फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। या तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपसे हम पूछें तो क्या होगा, आप बताइएगा कि ऑड इंटीजर का कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्टैंडर्ड फॉर्म 2n प्लस में 1 होगा। 2n तो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। या कहिएगा आपकी 2n जो है 2n प्लस में 3 कहिएगा, या फिर ऐसे कहिएगा 4n प्लस में 1 कहिएगा, है ना, या फिर कहिएगा 4n प्लस में 3 कहिएगा, है ना, ऐसे आप कहिएगा कि इससे पहले क्वेश्चन हो भी गया है, 2n प्लस में 3 कहिएगा, या 2n प्लस में क्या कहिएगा आगे इसका 5 कहिएगा। तो ये जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अभी जो है हमको लेना है, बोल रहा है कि इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो बताना है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है 8 से डिविजिबल है, 3 से नहीं। तो हम कहते हैं वी नो डेट, सोल्यूशन अगर बात कर रहे हैं कि वी नो डेट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू, हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, 4m है ना, 4m प्लस में 1 ले लेंगे, या 4m प्लस में 3 ले लेंगे, या 4q प्लस में 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर m लेंगे तो m कोसेंट हो जाएगा, q लेंगे तो q कोसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 4q प्लस में 1 ले लेते हैं, है ना, एंड 4q प्लस में 3 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से काम कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 4q एंड 4q प्लस में 3 ले लेते हैं। ठीक है, और इसी के हेल्प से हम सॉल्व करते हैं, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन बोल रहा था कि एनी जो ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स देन सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 8। कोई बोल रहा है कि n कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको शो करना है कि 8 से डिविजिबल होगा। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर इतना माना है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर वो कह रहा है, तो n इक्वल टू में ये 4q प्लस में 1 हो जाएगा एक बार, और एक बार 4q प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार 4q प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 होगा ना, n को पॉजिटिव इंटीजर है तो 4q प्लस में 7 हो सकता है, लेकिन हम 2 ही लेकर प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर n दिया हुआ है 4q प्लस में 1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस में 1, तो स्क्वायर कर लेते हैं। हमको इसी के हिसाब से इसको देखते हुए सेट करना है। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे, हम n का स्क्वायर करेंगे तो 4q प्लस में 1 का भी स्क्वायर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इधर जो भी हमको छेड़छाड़ करना है इधर भी उतना ही जोड़ना, घटाना या इंटू करना या डिवाइड करना पड़ता है, ये रूल है जी इक्वेशन का। ठीक है, तो इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये n का स्क्वायर हो जाने के बाद से हम क्या करते हैं, इसमें 1 माइनस किया हुआ है, चूंकि इसको देख करके तो इधर भी आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। इधर आपने 1 माइनस किया तो 4q प्लस में 1 का होल स्क्वायर के बाद से आपको इधर भी 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है क्या, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, अब इसको तोड़ देते हैं, क्या आता है देख लेते हैं। n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16q का स्क्वायर प्लस में 1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में, है ना, इंटू में करेंगे तो ये हो जाएगा 4q, है ना, 2 इंटू 4q इंटू में 1 2ab हो गया। ठीक है, और ये माइनस में 1 है तो ये अब आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में 1, ये माइनस में 1 है, माइनस में तो है ही है। ठीक है, ऐसा हो गया, तो ये माइनस और ये प्लस खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा हुआ है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 16q का स्क्वायर और प्लस में 2 4 जाए 8q, q इंटू 1 हो जाएगा इतना। तो देख क्या रहे हैं कि n स्क्वायर माइनस 1, इसमें से 8 कॉमन आ रहा है भाई। ठीक है, ये 2q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा कितना, q हो जाएगा। तो 8 यहाँ पर ऑटोमेटिक डिवाइड में आएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो पता क्या चला कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिवाइड हो रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर हेंस में कह सकते हैं, हेंस कि n स्क्वायर माइनस में 1, क्लियरली भी लिख सकते हैं, हेंस क्लियरली, हेंस वी सी हियर क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे हेंस वी सी भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, है ना। 8 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, इसको डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको समझने का तरीका यही है। ठीक है, तो पता लगा n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ठीक, उसी तरह इसका भी काम करेंगे, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, है ना, दूसरा स्टेप में इसको स्क्वायर करेंगे
तो ये 4q प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, और इधर जो है इसको देख करके स्क्वायर किए -5m1, तो इसको भी n स्क्वायर माइनस 1 करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4q प्लस में 3 का होल स्क्वायर माइनस में 1, फिर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू में, और जब इसका कीजिएगा तो 16q का स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस में 2 इंटू में 4q और इंटू में 3, ठीक है, 2a और b और माइनस में 1, ठीक है क्या। तो पता ये चला कि ये 16q का स्क्वायर और ये 2 4 जा 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये हो गया 24q, है ना, और इन 9 में से एक गया तो प्लस में 8, ठीक है। ये 9 का स्क्वायर माइनस में 1, इस सब में देख रहे हैं 8 कॉमन है भाई, ठीक है। 8 कॉमन हो गया तो हमारा काम बन गया। 8 कॉमन हो गया तो ये 2q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 3 जा 24, है ना, 8 3 के 24q और प्लस में 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं 8 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आएगा, तो इस हिसाब से यहाँ भी हम कह सकते हैं हेंस n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। ये तरीका है भाई, इसका भी तरीका यही है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है क्वेश्चन दिया हुआ उसके हिसाब से हम लोग जो है काम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि आपको n कोई और पॉजिटिव इंटीजर्स है उसके हिसाब से शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है 8 से डिविजिबल हो रहा है। तो n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने n जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको हमने मान लिया 4q प्लस में 1 4q प्लस में 3, है ना, ये दो हमने मान लिया। आगे 4q प्लस में 5 भी होगा, इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 4q प्लस में 7 भी होगा, सब ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो ऑड है हमने इसको माना, इसको मानने के बाद से हमने जो n दिया हुआ था उसको इक्वल किया, इधर इक्वल दो हमसे 2 से प्रूफ करना चाहते थे, 2 से ही काफ़ी है, पता कर लेंगे। तो हमने देखा, उसके बाद से इतना लाने के बाद से इसको देखकर फैसला किए कि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर किए, यहाँ पर जो है उसके बाद से -1 है तो -1 डाले, तो स्क्वायर इधर भी किए तो इधर भी करना पड़ेगा, -1 इधर किए तो इधर करना पड़ेगा, बाकी के काम तो सोल्यूशन है, कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए ये हो गया। चलिए तो इसमें से हमको लगता है कि जितने भी जो क्वेश्चंस है उसका सोल्यूशन हम दे चुके हैं। इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन है उसको जो है आप कमेंट कीजिएगा तो उसको हम बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा आगे हम चलते हैं एक थियोरी पर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसका एक्सरसाइज जो है हम लगभग तमाम क्वेश्चन हम एक जैसा था उसको हम करा दिए, जो है आप बन जाना चाहिए एनसीईआरटी के तमाम क्वेश्चन। अगर फिर भी अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन बच जाता है तो उसको बताइएगा तो उसको करा दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। एक थ्योरम है फंडामेंटल अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम, ये अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम कहता क्या है, इसको थोड़ा लिख लिया जाए फिर समझाते हैं। वो बताता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, हर एक कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली, यानी कि यूनिक मतलब क्या हुआ, बिल्कुल अकेला, है ना, यूनिकली अलग तरह से, यूनिकली expressed as a product of prime number, ठीक है, प्राइम नंबर except for the order in which these प्राइम फैक्टर्स अकर्स। देखो भाई बता रहा है कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बता रहा है, सुनो। ये बता रहा है कि इस दुनिया में मौजूद हर एक कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर रियल नंबर में ही आता है, ठीक है, कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं कि उसको प्राइम नंबर के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर अब किसको बोलते हैं, जिसका जो है एक से ज्यादा फैक्टर हो, वो कंपोजिट नंबर है। जैसे मैं अगर बोले कि 4 है तो 4 जो है वो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 1 लिख सकते हैं क्या, तो ये 4 कंपोजिट नंबर है ना। और प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, जैसे 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है।
टू क्या है जी, प्राइम नंबर 2 है, तो 2 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 जो है 2 इंटू में 1 होगा, यानी 2 जो है वो खुद 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। लेकिन 4 को देखा जाए वो 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और 4 से तो कटेगा ही कटेगा। समझ में आता रहे क्या, 4 से भी कटेगा, अगर लिखना चाहिए तो 4 इंटू में 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, 4 से भी कटेगा। तो कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर जो वो कहलाता है जो खुद से कटे और 1 से कटे, वो प्राइम नंबर है। लेकिन इसके अलावा जो है वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है, जिसका एक से ज्यादा जो है, 2 से ज्यादा जो है क्या हो, प्राइम फैक्टर हो। इसका तो 2 फैक्टर प्राइम फैक्टर है, 2 का जो है 2 प्राइम फैक्टर है, 2 है और 1 है। लेकिन इसका जो है फैक्टर ज्यादा है, नजर आ रहा है क्या, ये 4 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पता ये चला कि कोई भी कंपोजिट नंबर जैसे 4 है, वो कंपोजिट नंबर उसको हम प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 6 है तो 6 जो है 2 इंटू में 3 में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर हम बोले कि 10 है तो 10 एक कंपोजिट नंबर है, 10 को हम लोग जो है 2 5 10, यानी कि 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 5, 2 जो है एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। अगर हम बोले 24, ठीक है, तो ये देखा जाए 24 को हम आगे जब फैक्टराइज करेंगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है क्या। तो इस 24 को हम लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं 24 को, इस 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, सब के सब प्राइम नंबर है, ठीक है क्या। इस 24 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 6 4 24, लेकिन इसमें से कोई प्राइम नंबर नहीं है, सब के सब कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट नंबर, 4 भी कंपोजिट नंबर, ठीक है। हमको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं, एक्सेप्ट उसमें वर्ड इस्तेमाल किया फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स अकर्स। वो खुद अगर प्राइम फैक्टर के रूप में अकर है, पाया जा रहा है, तो उसको लिखने का जो होता है खुद ही है, ठीक है। लेकिन हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कंपोजिट नंबर ये था, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिए, लेकिन ये कंपोजिट नंबर यहाँ पर है, इसको ये प्राइम फैक्टर के रूप में अभी नहीं लिखा गया, ये अभी भी कंपोजिट नंबर है। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 2, तो अब जाकर के ये हुआ कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए, तो ये जो है ये थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम लोग कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात हुआ, आगे चलते हैं हम, एक और कुछ थ्योरम है, थ्योरी है, उसको देख लिया जाए। मान लीजिए कि कोई अगर आपसे कुछ कहता है कि कोई नंबर है वो 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं, कैसे पता करेंगे कि वो 10 से डिविजिबल है। तो 10 से डिविजिबल होने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आ जाए, 0 आ जाएगा तभी वो जो है 10 से डिविजिबल होगा, है ना। ये तो सब हम लोग 8 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि एनी नंबर विच एंड्स विथ 0 इज डिविजिबल बाय 10, है ना। और कोई भी नंबर जो है 0 और 5 से एंड कर रहा है तो 5 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल बाई अगर 5 के बारे में बात कर रहे हैं तो एंड कहा क्या करेगा 0 और 5 से। अगर डिविजिबल बाई अगर 10 के बारे में बात कर रहे हैं तो एंड करेगा सिर्फ 0 से। ये सब बात हो चुका है, इसका कुछ इस्तेमाल इसमें होने वाला है, इसलिए इसको बता रहे हैं, ठीक है। चलते हैं हम आगे। बोल रहा है कि एक क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए, उसके बाद से आगे चला जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 के पावर में n, जहां n जो है बिलोंग्स, मतलब इसका मतलब है n जो है बिलोंग करता है किसमें से, नेचुरल नंबर से, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, n जो है वो नेचुरल नंबर में से ही है। ये जो n पावर में दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर में से है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, डस कैन नेवर एंड विथ द डिजिट
0। ठीक है क्या? बताइए रहा है कि शो कीजिए कि कोई नंबर, शो डेट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4 के पावर n, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में मौजूद हो जहां n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, उसका जो डिजिट 0 से एंड करेगा ही नहीं। ठीक है? अगर आपसे हम कहें कि एक नंबर है जो 4 के पावर में n है, जहां पर n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो अगर आप n के जगह पर 1 डालिए, इफ n इक्वल टू 1, तो बनेगा क्या चीज? 4। 4 के पावर में 1 यानी कि 4, और n इक्वल टू अगर आप 2 डालते हैं तो 4 के पावर में 2 यानी कि 4 4 जा 16, और n इक्वल टू अगर आप 3 डालते हैं, ठीक है, तो 4 के पावर में 3 है ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये देख रहे हैं क्या कि इस नंबर में से कोई भी जो नंबर है जिसके लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। ठीक है? ये एक तरीका है समझाने के लिए, लेकिन इसके लिखे बगैर भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है? 4 के लास्ट में 0 है, 16 के लास्ट में लास्ट जो है डिजिट 6 है, 0 नहीं है, 64 के लास्ट डिजिट 4 है, 0 नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको शो करना है, शो डेट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 के पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, कभी भी 0 से वो एंड नहीं कर सकता है। तो ये हमने समझाने के लिए बता दिया, लेकिन इसको कैसे आगे बताया जाए? हम आपसे कहते हैं कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड करता है, लिखते हैं एनी नंबर, इससे पहले समझाएं उसी को लिख रहे हैं, एनी नंबर विच एंड्स विथ 0, 0 से अगर एंड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके प्राइम फैक्टर जो होता है वो एनी नंबर विच एंड विथ 0 हैविंग प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू में 5, ये 2 इंटू में 5 होना जरूरी है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा आप, तो 2 इंटू में 5 आएगा ही आएगा। ठीक है? तो अगर आप बोलते हैं कि ले लीजिए 20 ले लीजिए जिसके लास्ट 0 है, या फिर 40 ले लीजिए, या 100 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जिसके लास्ट में 0 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपको इतना। तो देखिए, तो इसके जो है प्राइम फैक्टर में 2 इंटू में 5 आया कि नहीं? 20 को अगर लिखिएगा तो क्या आएगा? 2 इंटू में 2 इंटू में 5। तो आया ना भाई, एक तो जोड़ा चाहिए 10 बनाने के लिए। समझ में बात आया क्या? एक जोड़ा चाहिए 2 इंटू में 5, एक जोड़ा चाहिए 10 बनाने के लिए, तभी जाकर के उस क्लास में 0 होगा। 40 को ले लीजिए, है ना, तो 40 को अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो कितना होगा? देख लीजिए, है ना, एक जोड़ा चाहिए ना जी। उसी तरह 100 को लीजिएगा तो एक जोड़ा चाहिए ही चाहिए उसको 10 बनाने के लिए। बात समझ में आया क्या? तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 है, उसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू में 5 होना जरूरी है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर 2 इंटू में 5 आ रहा है क्या? देखते हैं। हियर 4 के पावर में n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 और पावर में n, यानी कि 2 के पावर में 2 और उसके पावर में n, यानी कि 2 के पावर में 2n। पता क्या चला? पता यह चला कि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से पता कर सकते हैं, यहीं से पता कर सकते हैं। इसमें 5 नजर आ रहा है क्या? कुछ ऐसा नजर आ रहा है। 2 के पावर में 2, 2 के पावर 2 इंटू में 5 कुछ नजर आ रहा है। यहां से यहां तक में कहीं नजर आ रहा है 2 इंटू में 5? तो नहीं नजर आ रहा है। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस वी कैन से, हम कह सकते हैं कि 4 के पावर में n नेवर, कभी भी एंड नहीं कर सकते, नेवर एंड विथ द डिजिट 0। बात समझ में आया क्या? इसका ये कॉम्प्लीट, बस इतना इसको लिख करके आपको बताना होगा कि कोई भी नंबर के लास्ट में 0 उसी वक्त आएगा जब ये चीज मौजूद होगा। एक जोड़ा चाहिए प्राइम फैक्टर के रूप में। ठीक है? चलिए, ये बात हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि शो डेट any number of the form of 6 to the power n where n belongs to natural number can never end with the digit
0 बता रहा है कि कोई भी नंबर जो है 6 के पावर में n के फॉर्म में मौजूद हो, है ना, कोई भी नंबर जो है 6 के पावर में n मौजूद हो जहां पर n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, अगर नेचुरल नंबर से n बिलोंग कर रहा है यानी कि यहां पे n के जगह पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 नहीं होगा, 0 तो होल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं, ये नेचुरल नंबर है, ये बात कर रहा है नेचुरल नंबर का, होल नंबर की बात नहीं कर रहा है। तो उसका जो डिजिट है, लास्ट का डिजिट 0 से एंड करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। तो एकदम सेम वही कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमको चाहिए लास्ट में 0 तो हमको प्राइम फैक्टर के रूप में 2 × 5 चाहिए, तो इसको प्राइम फैक्टर करके चेक कर लेते हैं क्या 2 × 5 आ रहा है। अगर आएगा तो कहेंगे 0 से एंड करेगा, अगर नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं करेगा। तो 6 के पावर में n को अगर लिखते हैं तो 2 × में 3 लिखते हैं और इसका पावर में n लिखते हैं। ये यहां पर 2 × में 5 नहीं आ रहा है बल्कि आ रहा है 2 × में 3, तो हम कह देंगे हियर प्राइम फैक्टर इज नॉट 2 × में 5, है ना, यहां आप लिख सकते हैं हियर प्राइम फैक्टर इज नॉट 2 × में 5, सो 6 पावर में n कैन नेवर एंड्स विथ 0। ठीक है, इसका इतना ही सोल्यूशन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे बोल रहा है, हाँ, HCF और LCM के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, HCF और LCM उसको देख लिया, नया क्वेश्चन है। ठीक है, ये CF और LCM के बारे में उसको देख लिया जाए, उसके बाद से चला जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द HCF and LCM of 126 and 156 using prime factorization method। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल रहा है कि आपको HCF निकालना है 126 और 156 का, और LCM भी निकालना है 126 और 156 का। ठीक है, और बोल रहा है कि आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, किसका इस्तेमाल करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। LCM निकालना है 126 का और HCF निकालना है, और इस्तेमाल करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं एक एक दोनों का। ठीक है, हम क्या करते हैं 156 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और फिर जो है 126 का भी यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आगे ये नहीं होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये खुद तेरा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, ये 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद से इसको करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है क्या, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 21। अब इसको लिखते हैं हम 156 को लिखते हैं 2 × में 2 × में 3 × में 13। ठीक है, और इसको आगे लिख सकते हैं 2 के पावर में 2, नजर आ रहा है क्या, 2 बार है तो, और इंटू में 3 × में 13। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 126 को 2 × में 3 × में 3 × में 7। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2, ठीक है, इंटू में 3 के पावर में 2, क्योंकि 3 2 बार है। ठीक है क्या, यहाँ पर 2 2 बार था, और इंटू में 7। हमको क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे HCF क्या होता है तो आप कहिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, वो जो चीज है वो दोनों में कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा फैक्टर जो कि लिख देते हैं यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट वे में दोनों में कॉमन होना चाहिए, इसमें भी मौजूद हो इसमें भी मौजूद हो, और हाईएस्ट वे में मौजूद हो, पावर उसका हाईएस्ट से हाईएस्ट हो और दोनों में मौजूद हो। तो देखिए यहां पर 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का जो पावर है वो हाईएस्ट 2 है, लेकिन इसमें 2 का पावर जो हाईएस्ट 1 है। तो दोनों में 2 का पावर 2 कॉमन नहीं है, दोनों में 2 का पावर 1 कॉमन है। इसलिए अगर हम बोलेंगे HCF ऑफ 156
एंड 126 इक्वल टू, तो पहले 2 लेंगे तो 2 के पावर 2 नहीं लेंगे, 2 के पावर 1 लेंगे, क्योंकि 2 के पावर 1 दोनों में कॉमन है और दोनों में हाईएस्ट वे में यही कॉमन है, 2 के पावर 2 कॉमन नहीं। उसी तरह 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 में 3 के पावर 1 इसमें भी है और 3 के पावर 1 इसमें भी है, इसमें 3 के पावर 2 है लेकिन 3 के पावर 2 इसमें नहीं है, तो हाईएस्ट वे में दोनों में 3 के पावर में 1 कॉमन है, ठीक है। और ये 13 यहां पर है, इसमें 7 है, तो ना ही 13 इसमें है ना 7 इसमें, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 6। HCF ऑफ 156 एंड 126 इक्वल टू 6। ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF को फाइंड करने का तरीका, ठीक है। तो हम हाईएस्ट निकालते हैं, कैसे निकाले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखेंगे दोनों में ही हाईएस्ट वे में क्या कॉमन है भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, LCM ऑफ 156, 126, ठीक है। तो LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो वैसा कॉमन मल्टीपल जो कि लोवेस्ट वे में हो, तो लोवेस्ट में हम क्या करेंगे, LCM में क्या करेंगे कि लोवेस्ट ढूंढेंगे, ठीक है, जो लोवेस्ट पावर में हो। तो लोवेस्ट पावर में इसमें और इसमें क्या कॉमन है भाई, तो इसमें लोवेस्ट वे में, हाईएस्ट में नहीं, लोवेस्ट में, तो लोवेस्ट में तो 2 ही कॉमन है लोवेस्ट में, ठीक है। इसमें हम हाईएस्ट ढूंढने की कोशिश किए थे तो हमको 2 ही मिला था, लेकिन लोवेस्ट जब ढूंढे तो भी 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसमें भी लोवेस्ट जो ढूंढेंगे तो ये 3 मिलेगा, और इसके अलावा जो बचा हुआ है उसको भी ले लेते हैं LCM में, यानी 7 इंटू में 13, 7 भी लिए 13 भी लिए, ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 3 6, ठीक है ना, 6 7 42, है ना, 42 इंटू में 13, तो 13 दूनी 26, 2 और 3 चौके 52, है ना, और 2 54, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 4 6। बात समझ में आया क्या, है ना, ऐसा है क्या। हाईएस्ट कॉमन नहीं, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, हाँ इसमें मिस्टेक हुआ, देखा जाए इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तो जो सबसे हाईएस्ट है उसको तो लेंगे ही, लेकिन लोवेस्ट में हम क्या करेंगे, लोवेस्ट कॉमन LCM में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल लेना है हमको, है ना, ये फैक्टर है, यह मल्टीपल है ना, हमको मल्टीपल लेना है, फैक्टर नहीं लेना है, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करेंगे हम कि जो कि सबसे ज्यादा पावर में ज्यादा है उसको लेंगे, यानी इसमें और इसमें पावर में ज्यादा क्या है, 2 के पावर 2 है, और इसमें और इसमें जो है पावर में ज्यादा क्या है, 3 के पावर में 3 है, और बाकी जो बचा उसको ले लेते हैं, ये इसका तरीका है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब किए थे तो उसमें हम चेक किए थे दोनों में हाईएस्ट क्या है, जो कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए, इसमें मल्टीपल है, ठीक है। तो लोवेस्ट में हम क्या करेंगे कि पावर ज्यादा बड़ा वाला ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं HCF और LCM का मतलब क्या हुआ, HCF का मतलब हुआ HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर, ठीक है, यानी कि कॉमन टर्म का प्रोडक्ट लोवेस्ट पावर के साथ, ठीक है, यानी इन दोनों में जो है टर्म लेना कैसा है कि प्रोडक्ट हमको लेना है लोवेस्ट पावर के साथ, ठीक है, लोवेस्ट पावर के साथ दोनों में जो कॉमन प्रोडक्ट है उसको लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देना है। 13 और 7 को छोड़ दिए थे, इसमें नहीं लिए, इसमें प्रोडक्ट जो है कॉमन प्रोडक्ट लिए थे लोवेस्ट पावर के साथ, लोवेस्ट पावर के साथ। तो 2 का पावर 1 यहाँ पर लोवेस्ट है, इन दोनों में 2 का पावर 1 कॉमन लोवेस्ट है, और 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1 में लोवेस्ट क्या है, 3 का पावर 1 है, तो इनको लिए है, और जो कॉमन नहीं उसको छोड़ दिया। ये हो गया HCF का। और LCM का क्या मतलब है, LCM बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट जो है आपको हाईएस्ट पावर के साथ ले लेना है, ठीक है। तो देखिए इसमें और इसमें क्या था, हाईएस्ट पावर क्या था, दोनों में 2 के पावर 2 था, इसमें क्या है 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 में हाईएस्ट क्या है 3 है, सॉरी 3 के पावर 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 के पावर 2 है ना। उसके बाद से ये 13 और 7 है, 13 और 7 को भी ले लेंगे, इसमें दोनों LCM में क्या करेंगे
जो दोनों में मौजूद होगा उसको भी लेंगे हाईएस्ट पावर के साथ, जो बचा हुआ उसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना बनेगा, 2 2 जा 4 है ना, और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 36 इंटू में ये 7, ठीक है। तो 7 6 के 42, 2 4, 7 3 के 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा आपको 25, ठीक है। उसके बाद से इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 13 दूनी 26, 2 हाथ 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, ठीक है। 13 5 65 है ना, 65 और 2 67 कैरी 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो गया आपको 26 और 6, 26 6 कितना हो गया जी 32, ठीक है। तो ये हमारा जो है 32 76 क्या हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। पता क्या चला, एलसीएम और एलसीएफ फाइंड करने का तरीका था, ये एक क्वेश्चन था। एचसीएफ और एलसीएम जो है हमको निकालना है, तो ये इसका रूल है। एचसीएफ किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर, जो है कॉमन टर्म्स का जो प्रोडक्ट लोएस्ट पावर के साथ, यानी कॉमन यहाँ बात हुआ है, ठीक है। इसमें कॉमन के बारे में बात नहीं हुआ, देख लीजिए, इसमें कॉमन के बारे में बात नहीं हुआ है, इसमें कॉमन के बारे में बात हुआ है, जो दोनों में मौजूद हो लोएस्ट पावर के साथ उसको लेंगे सिर्फ। लेकिन इसमें क्या है, एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट विथ हाईएस्ट पावर, यानी हाईएस्ट पावर के साथ उसका तमाम प्रोडक्ट को ले लेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आगे एक जो है थ्योरी है उसको देख लीजिए, उसके बाद से आगे देखा जाएगा। बता ये रहा है कि अगर 2 नंबर हो और 2 नंबर का एच जो है आपके पास एचसीएफ और एलसीएम निकाला गया है, 2 नंबर है ना, अगर बोला गया है कि नोट में लिख लीजिए इसको, है ना, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ their HCF एंड LCM, ठीक है। यानी कि 2 नंबर दिया रहा है, दोनों का HCF और LCM निकाला गया, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे ना, तो दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम बोले कि 2 नंबर हमारे पास है A और B, तो दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे वो उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, A और B का जो है HCF होगा, HCF ऑफ AB इंटू में LCM ऑफ AB, ठीक है क्या। यानी कि HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करने के इक्वल होगा। ये एक नोट में लिख लीजिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसको देखा जाएगा, ठीक है। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर ही लेते हैं, उसके बाद से देखा जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द HCF of 2 numbers is 23 and their LCM is 1449. If one of the number is 161, find the other, ठीक है। बोल रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 23, ठीक है। यानी दिया हुआ है 2 नंबर का HCF 23, ठीक है। यानी HCF हमको दे रखा है, ठीक है, क्या दिया है 23, ठीक है। एंड देयर LCM इज 1449 इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, ठीक है। तो फाइंड द अदर, बोला है कि 2 नंबर दिया है ना, 2 नंबर का हमारे पास जो HCF दिया है 23 एंड देयर LCM, और LCM कितना दिया हुआ जी, LCM दिया हुआ हमारे पास 1449, ठीक है। HCF दिया हुआ है आपको 23, LCM दे इतना। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, अगर उसमें से एक नंबर यानी A का वैल्यू दिया है 161, तो बोला फाइंड द अदर, तो B इक्वल टू व्हाट, ये मांग रहा है, ठीक है। इसका ये सोल्यूशन है। बोल रहा है कि 2 नंबर इस तरह से दिया रहा है कि इसका HCF दिया 23 और LCM दिया 1449, उसमें से एक नंबर दिया 161, तो B का मान रहा है। हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि A इंटू में B इक्वल टू में HCF है ना, इंटू में LCM, यही ना कह रहा है। तो HCF दिया हुआ है हमारे पास, देखिए HCF दिया 23 इंटू में LCM दिया है 1449,
ठीक है, और उसमें से एक नंबर यानी 161 का वैल्यू दिया हुआ है ना, ए का वैल्यू दिया हुआ है 161 इंटू में बी, तो बी क्या मांग रहा है, तो बी इक्वल टू क्या करेंगे 23 और इंटू में 1449 और डिवाइडेड बाई 161 जाएगा ना, यहाँ से भी काट सकते थे, ठीक है। इसको काटते हैं 7 तरीके 21, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2 16 देखा जाए, इससे ये कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कट जाएगा। और ये देखिए 7 दूनी 14, 7 7 49, ठीक है ना, 7 दूनी 14, 0 7 49, ये 207, बी इक्वल टू कितना आएगा जी 207, ये हमारा आंसर है, ठीक है क्या। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और भी इससे क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज इतना ही, ठीक है, थैंक यू।